नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। आज एक विषय है चर्चा को लेकर और वो विषय है हमारी ही धरती, प्रकृति, वो तमाम संसाधन जो आज खत्म होते जा रहे हैं। बात पेड़ों को लेकर करेंगे। दुनिया में आज बहुत कुछ चल रहा है। कोरोना वायरस चल रहा है, तमाम बीमारियां आज धरती पर हैं, वॉर चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल तक हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन तमाम चीज़ों को अगर एकजुट कर देखा जाए और ऊपर से एक नज़र डाली जाए तो एक ही नुकसान हो रहा है जो सबसे बड़ा, जिस पर ना सरहदें काम कर रही हैं ना कुछ और काम कर रहा है। वो नुकसान है धरती जो है वो तिल तिल कर मर रही है, ख़त्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सालों से जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हो गई है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। यानी कि पूरे तौर पर देखा जाए तो धरती तबाह हो रही है, धीरे धीरे वो तबाही की ओर बढ़ रही है। और सवाल जो जानकार हैं, जो धरती के बारे में सोचते हैं, वो यही कहते हैं कि अब नहीं रुके, अब नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती में देखने लायक ही कुछ नहीं बचेगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक उम्मीद भी जागती है जब हम देवेंद्र सूरा जैसे लोगों को देखते हैं, ट्री मैन ऑफ हरियाणा को देखते हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें जागती हैं। और आज हमारे साथ देवेंद्र सूरा जी ही हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार गौतम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सेहत बढ़िया? बहुत बढ़िया। ट्री मैन हैं आप तो हरियाणा के। हाँ चलो ये ठीक है, लेकिन धरती माँ के लिए कार्य करना है। आप सिपाही हैं चंडीगढ़ पुलिस में, तो यहीं से शुरुआत करूंगा। कब ज्वाइन की चंडीगढ़ पुलिस आपने? मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस को ज्वाइन किया और जब यहाँ सिपाही के पद पर ज्वाइन किया तो यहाँ आके यहाँ की इस शहर को देखा, इसकी हरियाली को देखा। आके इतना सुंदर शहर मैंने कभी नहीं देखा था। कई लोग कहते हैं भोजन करने से उनके अंदर ऊर्जा आती है, लेकिन जैसे मैंने इस शहर को देखा, जिस तरह ये हरा भरा था, अब भाई इसके रोड के साथ साथ इतने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं व्यवस्थित तरीके से, प्लानिंग से, तो मेरे मन बड़ा खुश हुआ। अब भाई ऐसा शहर तो बड़ा मन खुश होगा यहाँ अगर हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी सुनी और यहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। क्या बात। और साथ में हमने ये देखा भाई इसको किसने बनाया इस तरह से। रिसर्च वर्क किया, थोड़ा सा रिसर्च किया। हाँ। तो बताया जो फ्रांस के इंजीनियर थे ली कार्बूजियर, उन्होंने इसको बसाया है। तो उन्होंने वो पेड़ ज़्यादा लगाए हैं जिनकी जैसे आयु लंबी है, जैसे पिलखन के पेड़ हैं या औषधि के अर्जुन के पेड़ हैं, मतलब इस तरह के, या फूल के अमलतास के पेड़ हैं, मतलब या औषधि के हरड़, बहेड़ा, आवड़ा सेक्टर 36 में जो पेड़ लगे हैं, मतलब ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिससे पक्षियों की संख्या तो बढ़ेगी और ज़्यादा वातावरण के लिए फायदेमंद होते हैं। तो इस तरह एक प्लान से जो चंडीगढ़ को बसाया गया है, एक प्लानिंग सिटी है, इसको देख के मेरा बड़ा मन खुश हुआ और मेरे मन ने कहा भाई आपने भी इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ देख के धीरे धीरे मैं रोडों पे घूमता रहता, यहाँ से बीज इकट्ठे करता। तो मैंने देखा और काफ़ी युवा साथी जुड़े हुए थे हरियाणा में, तो वहाँ जाके हमने एक छोटी ही नर्सरी बनाई। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये 2011 में हमने इसको देखा और 2012 में हमने ये कार्य शुरू किया। मतलब एक साल आपने पूरा रिसर्च कर दिया कि आखिर चंडीगढ़ में कौन से पेड़ लगे हैं। हाँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो चंडीगढ़ में लोग आने वाले जो हैं वो खूबसूरती को लेकर बात करते हैं कि बहुत प्लान्ड है, सड़कें बहुत प्लान्ड है, लेकिन रिसर्च वर्क कोई नहीं करता कि आखिर कौन से पेड़ यहाँ पर लगे हैं, उनका काम क्या है, कितना फायदा हो रहा है। आपने वो सारा काम किया। 2012 में आपने कैसे शुरुआत की? 2012 में हमने जब शुरुआत की, हमने पहले थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में पेड़ लगाए। तो उससे क्या हुआ कि जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे, फिर हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ने लगा। जब धीरे धीरे हमने नर्सरी बनाई, लोग नर्सरी से पेड़ ले जाते और एक अलग ही तरह का बड़ा मन को खुशी होती है जब वो पेड़ लगते, उनकी नई नई पत्तियाँ निकलती, उन पे घोंसले बनते। तो कहीं ना कहीं मतलब उसको उत्साह बढ़ता गया और युवा साथी काफ़ी मात्रा में जुड़ते चले गए। और वहाँ फिर गाँव में हमने टीमें बनाई। टीमें बना के वहाँ हम ज़्यादातर ऐसे पेड़ लगाते हैं जो जिनकी आयु लंबी होती है, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, और ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और इन पे पक्षी भी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पेड़ हैं और प्राकृत पहले से ही हमारी जो संस्कृति से लगा लो या कहीं भी लगा लो आप,
वेदों में, ग्रंथों में, सभी जगह इनका वर्णन मिलता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मजा आया। अब गांव में जब युवा जुड़ते चले गए और इस एक कहीं ना कहीं ये प्रकृति का जो पौधारोपण का ये कार्य है, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कि एक जहाँ अगर हम देखें तो दुनिया तबाही के कगार की ओर जा रही है। हर साल जो साइंटिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वो वार्न कर रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं कि धरती खत्म हो रही है, आप उसको अभी नहीं बचाएंगे तो देर हो जाएगी। लेकिन हम भौतिक चीज़ों की दौड़ में इस कदर दौड़ रहे हैं, इस कदर सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठा कर लेना चाहते हैं कि ये भूल गए हैं कि आखिर उसका नुकसान कितना बड़ा है। तो आपने सारी भौतिक चीज़ें छोड़ दी हैं। देखो, हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपस में, जैसे प्रकृति में जैसे पक्षियों का और अन्य जीव जंतुओं का, मधुमक्खी का, तितली का, चिड़िया का, सभी का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल। तो उसी तरह हमने भी समाज में जो लोग भौतिक संसाधन प्रयोग करते हैं या उद्योग लगे हुए हैं, हमने उनके साथ तालमेल बना के चलना है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि हम भौतिकवाद की तरफ ही बढ़ते चले। जो चीज हम लगातार भौतिकवाद की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा, जैसे मैं गेम करता था बचपन में, तो हमारे कोच होते थे, वो कहते थे अगर स्पीड बढ़ेगी तो इंडोरेंस घटेगा, और इंडोरेंस बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। मतलब जितना घोड़ा लंबा दौड़ सकता है और शेर कम दूरी में दौड़ सकता है, तो उसी तरह में जैसे भौतिकवाद की अगर हम बात करें तो भौतिकवाद में हमने साथ साथ तालमेल में अपनी प्रकृति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लगातार आप सुनते आए होंगे अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, अब ये इन पक्षियों की संख्या लुप्त हो चुकी है, जीव जंतुओं की संख्या लुप्त हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। हम ऐसा मतलब पेड़ भी लुप्त हो चुके हैं। जो प्राचीन पेड़ होते थे, जो विशेष तौर पर जाड़ के पेड़ हैं, ढाक के पेड़ हैं, मतलब वो पेड़ लगातार लुप्त होते जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए जो लगातार लोग एक भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हैं, मतलब स्कूली शिक्षा तो इन्होंने पढ़ी है, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है, शिक्षा यही है हमें प्रकृति के साथ बने रहना है। नदियां नदी नहीं रही हैं। आप देखो, मतलब आप यमुना नदी में जाइए दिल्ली के पास, उसमें एक भारी भारी बड़ी मात्रा में ऐसी नहरें पड़ती हैं, गंदे पानी की नहरें पड़ती हैं जिसमें उद्योगों का पानी आता है। नदियां नाले बन के रह गए हैं। नदियां नाले बन के, और हमारी राजधानी के आसपास खासकर विशेष तौर पे देखिए आप। और आज हम सबसे ज्यादा अगर घुटन महसूस करते हैं तो प्रदूषण ही करते हैं। वैसे तो हम 1947 में आजाद हो लिए थे, लेकिन आज हमें गुलामी महसूस होती है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। पीछे आपने विश्व स्तर पे काफी हाईलाइट न्यूज सुनी होगी, अब भाई प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद हो गए दिल्ली में। कितने शर्म की बात हमारे लिए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी क्या गलती है मासूमों की? तो हमें दोबारा से ऐसा प्रयास करना होगा, भौतिकवाद के साथ साथ हम प्रकृति को भी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पक्षियों की संख्या पे भी ध्यान दें। इसी मसले पर सर वापस आएंगे, क्योंकि बहुत ही उम्दा आपने बात कह दी कि आज़ाद भले ही हम 1947 में हो गए थे, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम गुलाम हैं, जो हमें अपने घर में बांध देने के लिए, अपने घर में बंद कर देने के लिए जो है वो पर्याप्त है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आएंगे। कुछ और सवाल हैं जो सूरा साहब से पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। द ट्री मैन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं। मुद्दा है धरती का, अपनी सांसें जो हैं वो आखिरी सांसें लेती हुई धरती का, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण सिर्फ हवा का नहीं, हर तरह का प्रदूषण का लेवल जो है वो रेड पॉइंट को जो है वो टच करता हो जा रहा है। उस पॉइंट से उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। बस उसी को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं। तो सर, एक और चीज़ मैं बात करूं कि हरियाणा के आप ट्री मैन हैं। जीके यानी कि जीएस जर्नल स्टडीज़ में भी ये पूछा जाता है कि हरियाणा का ट्री मैन कौन है। तो क्या महसूस करते हैं आप कि 2012 में एक मुहिम शुरू की और आज वो 2022 में एक ऐसी मुहिम बन गई है कि बच्चे आपको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि आखिर ट्री मैन कौन है? कैसा महसूस करते हैं आप? देखो, इतने साल काम करने के बाद अच्छा जरूर लगता है इस तरह का, अगर कोई जो हरियाणा में जो इस तरह का जो ट्री मैन का नाम दिया गया और बच्चे उसको पढ़ते हैं। हाँ, मेरा इतना हौसला जरूर बढ़ा है
कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी बच्चा इससे और ज्यादा बेहतर कर सकता है अपने देश के लिए, प्रकृति के लिए, अन्य सामाजिक क्षेत्र के लिए। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं एक संज्ञा है, सरनेम है। तो हमें तो वास्तविक जो खुशी होती है वो बदलाव से होती है। जब हम पेड़ लगाते हैं, वो बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये तो चलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो मेरे को जो खुशी हो रही है, हम जो पेड़ लगा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और इसमें युवा ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ते जा रहे हैं। ट्री मैन का खिताब कब मिला आपको? देखो, ये कोई खिताब नहीं होता, ये तो लोगों की एक भावनाएं होती हैं। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो धीरे धीरे काम करते करते लोग पहले मेरे को जैसे पर्यावरण मित्र कहते थे, और कई हजार हमने पर्यावरण मित्र जोड़े हैं। युवाओं को पर्यावरण मित्र बनाते हैं, जो पर्यावरण से जुड़े। पर्यावरण मित्र हो जो पेड़ लगाए, साइकिल चलाए, प्लास्टिक का प्रयोग कम करे, पर्यावरण मित्र। लेकिन कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर ने और न्यूज चैनलों ने जब इंग्लिश शब्द का प्रयोग जैसे लगातार इंग्लिश का बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने ट्री मैन शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ये नाम तो चलते रहेंगे, लेकिन वास्तविक हम जो हमारा मन खुश होता है वो बदलाव से होता है। लोगों के जो युवाओं के मन के भाव को हम बदलते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में युवाओं को जोड़ते हैं, इससे ज्यादा खुशी मिलती है। एक जिस मुकाम पे हम पहुंच जाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिंदगी बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाती है। हाँ। बहुत सारे ऐसे फेजेस दिखाती है जब इंसान कहता है कि नहीं यार, बस बहुत हो गया, अब आगे मैं नहीं कर सकता। ऐसा फेज आपके साथ भी आया? देखो, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं और 200 से 400 मीटर का गेम करता था। और स्पोर्ट्समैन में क्या होता है, उतार चढ़ाव बड़ा जबरदस्त आता है। कंपटीशन से 2 दिन पहले भी व्यक्ति इनफिट हो जाता है। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसका अंदर से वो मजबूत होता है। तो इस कार्य में करते करते क्या होता है, अगर आप रामायण के टाइम से, महाभारत के टाइम से कहानी उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो राष्ट्र के विरोध में कार्य करते हैं। जो लोग राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं उनकी टांग खींचते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं, जो भी राष्ट्र के लिए कार्य करता है उसकी टांग पकड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़े, उसका साथ दे, किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है। आपकी टांग भी खींची गई? हाँ, खींच लेते हैं। लेकिन क्या है, मेरे साथ कुछ ऐसे क्रांतिकारी युवा साथी जुड़े हैं जिनका भाव इस राष्ट्र के लिए पॉजिटिव है, जो कार्य करते हैं। तो हाँ, जिन्होंने टांग खींची वो ऐसे लोग भी थे। अब वही जैसे बस चल रही है, अगली खिड़की से उतर गए, लेकिन जब उन्होंने कार्य को देखा, अब भाई इनका कोई और लक्ष्य नहीं है, इनका लक्ष्य है प्रकृति के लिए, इस धरती माँ के लिए, तो खिड़की, बस के पीछे वाली खिड़की से फिर दोबारा चढ़ लिए। क्योंकि विश्वास बनाने में लंबा समय लगता है। और अगर आप देखोगे, भगवान श्री राम के टाइम भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने मतलब उस समय भी उनका एक कार्य करने का जो नजरिया था, उस समय भी कुछ लोगों ने इस तरह, तो अब भी वर्तमान में भी और भविष्य में भी इस तरह के लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचाएंगे। लेकिन ये वो लोग आपको और ज्यादा मजबूत करते हैं। कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, व्यक्तिगत ईर्ष्या होती है। और लेकिन प्रकृति तो हमें ये सिखाती है, भाई आप एक विस्तार सोच के साथ, एक खुले मन से, जैसे प्रकृति में एक धैर्य है, शीतलता है, उस तरह आप कार्य करो। और इसमें बहुत ज्यादा अच्छे युवा मिले और बहुत ज्यादा मेरा गहरा जो संबंध रहता है, सबसे ज्यादा मेरा संतों से रहता है, प्रचारकों से रहता है, आचार्यों से रहता है, जो इस धरती के लिए कार्य करते हैं। पंजाब में देखिए आप, बाबा सेवा सिंह है खंडूर साहिब से, संत बलबीर सिंह सिच्चेवाड़ा हैं। तो इस तरह पूरे देश में अलग अलग स्टेटों में संत व्यक्ति हैं जो प्रकृति के लिए भी कार्य करते हैं या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आपने अपनी अंगूठी, अपनी चेन सोने की भी बेच दी थी जब पैसों की कमी आई। देखो, वो एक जो भी हम चीज़ें ये करते हैं, मतलब ये पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी कोठी, ये एक बाह्य दिखावा है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी है। अगर वास्तविक रूप से मन को खुश करना है तो आपने अपने अंदर झांकना होगा। 2011 से पहले मैंने, ऐसा समय भी आया जब हम गेम करते थे, हमने दिल्ली लाल किले के सामने, उसको चोर बाजार बोलते थे, वहां से हमने पुराने जूते लेके पहने और गेम करा।
लेकिन धीरे धीरे जब हमारी व्यवस्था ठीक हुई तो अच्छे अच्छे शोरूम जैसे कनॉट प्लेस है या साकेत है दिल्ली में या 17 है चंडीगढ़ में, यहाँ से अच्छी अच्छी कंपनियों के कपड़े भी डाले। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए मुख्य रूप से ये ध्यान में आया कि भाई जो वास्तविक खुशी है, हम दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से जो खुशी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उससे मेरा मन को भाव ये हुआ, भाई साधारण कपड़ा पहनो, साधारण भोजन करो, अच्छे लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संपर्क करो, क्योंकि जो भी किसी भी क्षेत्र में बदलाव हुआ है वो युवाओं का उसमें अहम योगदान है। और आज युवा ही है, अगर मैं आज चंडीगढ़ में आपके पास बैठा हुआ हूं तो कहीं ना कहीं और जो कई हजार युवा हैं वो आज भी कार्य कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आपने अपने जैसे लोग बनाए क्या आगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को उनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे युवाओं से प्रेरणा मिलती है जो मेरे से 15-15 साल छोटे हैं, 10-10 साल छोटे हैं। उनसे वो जब कार्य करते हैं, इस उम्र में लोग कहाँ नशे की तरफ युवा घूमता जा रहा है, अरे को युवा हैं जो प्रकृति के लिए, इस धरती माँ के लिए, इस राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे युवाओं से मेरे को प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि एक मुहिम है जिससे ना सिर्फ सूरज जी जुड़े हैं बल्कि बहुत सारे यंगस्टर, नौजवानों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उन्हें दुनिया के लिए जो है वो एक बेंचमार्क कहा जाए कि स्थापित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं कि प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिलहाल, जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे कुछ और प्रकृति से ही जुड़े सवालों पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रकृति को लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पेड़ लगाना कितना जरूरी है। जानते तो हम सब हैं, लेकिन करता कोई कोई है, और जो कर रहे हैं आज वही शख्स हमारे साथ हैं। ट्री मैन देवेंद्र सूरा जी हमारे साथ हैं। सर, आपने अपनी अहमियत को जो है वो दुनिया के सामने रखा, प्रकृति की, पेड़ों की अहमियत को दुनिया के सामने रखा और एक संदेश दिया कि अगर पेड़ लगाना अभी शुरू नहीं किया तो शायद बहुत देर ना हो जाए, और आपने खुद वो इनिशिएटिव लिया। यहां तक कहा जाता है कि आपने लोन भी लिए सिर्फ पेड़ लगाने के लिए। क्या वो कहानी है? देखो, हर व्यक्ति जैसे जॉब करता है और उसमें वो क्या करता है, अपने व्यक्तिगत कामों के लिए, जैसे भाई घर के काम चलाने या गाड़ी लेनी या अन्य सुविधाओं के लिए वो सोचता रहता है। हमारा एक साधारण परिवार है, मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है, तो हमने ये देखा जब हमारा घर का जो खर्चा है वो मेरे पिताजी की पेंशन से चलता है, तो मेन बात है दाल रोटी चलनी चाहिए। तो इसमें मैंने यह क्या किया, इसको कार्य को बढ़ाने के लिए लगातार 2 कोऑपरेटिव बैंक ऑफ पंजाब से और 4 लोन SDFC से, 6 लोन लिए। तो फिर भी लेकिन मेरे को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी मेरे लिए। और वो आपने जो लोन लिए वो सिर्फ नर्सरी बनाने के लिए लिए हैं? हाँ, वो नर्सरी बनाने के लिए इस अभियान को बढ़ाने के लिए लिए हैं, गांव में कहीं ऑक्सीजन बाग की व्यवस्था बनाने के लिए लिए हैं। तो और युवाओं को कहीं ना कहीं ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है। जब मेरे को भोजन मिल रहा है, रहने के लिए व्यवस्था मिल रही है, वस्त्र मिल रहे हैं, तो मेरा कहाँ हुआ ये। और मैं तो चंडीगढ़ पुलिस को इसके लिए, चंडीगढ़ पुलिस को भी मैं अपनी एक माँ के रूप में मानता हूँ जिससे ये कार्य चलता है। सीनियर अधिकारियों का भी इसमें विशेष योगदान है, जो मोटिवेशन करते हैं, समय समय पे ड्यूटी अच्छी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पैसा है, ये लोन की जो बात है, तो सबसे बड़ा लोन तो प्रकृति ने हमारे ऊपर कर रखा है। अब जो हमारे को फ्री में सब चीजें दे रही है, कितनी अच्छी अच्छी औषधि दे रही है, फूल दे रही है, फल दे रही है, और जो प्राणवायु दे रही है जिससे हम 1 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते, वो प्राणवायु दे रही है। कितने ऑक्सीजन बाग अभी तक आप लगा चुके हैं? अब तक हरियाणा में 22 ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और इसके साथ चंडीगढ़ में भी कुछ वृक्ष लगाए, दिल्ली में भी लगाए, लेकिन हरियाणा में ज्यादा कार्य करते हैं। ऑक्सीजन बाग क्यों कहते हैं सर? देखो, आपने फलों के बाग सुने होंगे, औषधि के बाग सुने होंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाग से सीधा अर्थ निकलता है। जैसे फलों के बाग से फल मिलता है, तो ऑक्सीजन बाग से ऐसा बाग जिससे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इस ऑक्सीजन बाग का मैं तो कोरोना जैसी महामारी आई
तो इसने हमें सिखाया भाई ऑक्सीजन का हमारे लिए कितना महत्व है। तो इसमें ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़े, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है और पीपल हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो कहीं ना कहीं जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, वो पेड़ भी लगाए जाते हैं जो लगातार लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे पक्षियों की संख्या बढ़े। तो इसलिए इसको पानी की भी व्यवस्था की जाती है पक्षियों के लिए, मुख्य जीव जंतुओं के लिए। तो एक ऐसा बाग तैयार किया जाता है। हरियाणा में पहले वन क्षेत्र होते थे हर गांव में, जिसको हरियाणवी भाषा में बणी बोलते थे, वो नष्ट कर दिए लोगों ने भौतिकवाद के कारण। वो जीव जंतु और पक्षी नष्ट हो गए। तो दोबारा से इस जो हमारा जीवन है, मनुष्य भी इस प्रकृति का एक हिस्सा है। इस तालमेल को बनाने के लिए हम गांव गांव युवाओं के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से ऑक्सीजन बाग बना रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं हर एक गांव में ये बनने चाहिए। हरियाणा में 6000 गांव होता है, 6000 बनने चाहिए, पूरे देश में बनने चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दोबारा से बच्चे ये देखें, ये कोयल है, ये चिड़िया है, ये कटफोड़ा है, ये तीतर है, ये टे है, ये नेवला है। मतलब हम कहीं कितनी दूरी बना रहे हैं। हम एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के चक्कर में एसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये कंपनी का है, इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक हमारे आसपास गिलहरी है, तो इन चीजों को लगातार जो बच्चा सीखेगा, ये पक्षी है, ये पेड़ है, इस पेड़ का इतना महत्व है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से हमें प्रकृति की तरफ लौटना होगा और हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाने होंगे। लोग ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि हम इस काम के लिए कहां से वक्त लाएं। अभी कोरोना आया था पीछे, उसमें कितनी व्यस्त थी, कितनी डाउन, प्रकृति ने कितना डाउन कर दिया था। जैसे व्यक्ति भाग रहा है, अस्त है, व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण है। सबसे ज्यादा लगाव व्यक्ति को, ये व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। जिसके बाल नहीं होते वो भी आर्टिफिशियल बाल लगवा लेता है, अच्छी अच्छी क्रीम लगाता है, यही उसका चेहरा सुंदर दिखे, उसकी कम आयु दिखे। लेकिन प्रकृति लगातार नष्ट होती जा रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो इससे उम्र भी तो घटती जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग थे जो जिनकी आयु 100 साल प्लस होती थी, लेकिन आज यही 50 साल बाद दर्जनों बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। तो ये कहां से, अगर हम चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो, तो दोबारा से हमने प्रकृति तरफ इस जो भौतिकवाद की व्यवस्था है ना, इसको छोड़ना होगा। और एक जैसे प्रकृति का नेचर है, इसका स्वभाव है, तो इसमें धैर्य से और अपना जीवन जीना होगा, तभी हमारा एक जीवन स्वस्थ और संतुलित चल सकता है। दिक्कत यहीं पर आती है कि एक सोच में बदलाव। क्या लगता है कि जिस कहा जाए कि मुकाम पर हम कई सौ साल पहले थे, जहां धरती खूबसूरत दिखती थी, जहां सीमेंट के जंगल नहीं होते थे, प्राकृतिक जंगल हुआ करते थे, उस और लौटने में कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से? जिस तरीके से आपने 2012 से एक मुहिम शुरू की, 2022 में आपने जो बदलाव देखे, अगर वही रफ्तार रहती है तो कितने साल आपको लगता है कि हमें लग जाएंगे? देखो, अब समय दोबारा से प्रकृति की तरफ लौटने का लोगों का भाव बनने लगा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में रहते हैं आलोक सागर, जो आईआईटी प्रोफेसर, जिनके स्टूडेंट रिजर्व बैंक में रघुराम राजन, और जिन्होंने अमेरिका में पढ़ाया, यूएसए में अच्छे प्रोफेसर रहे, उनके माता पिता भी प्रोफेसर रहे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपनी डिग्रियां और जो भी व्यवस्था थी उनके पास, वो नदी में भगा दी और त्याग भाव से वहां आदिवासियों के बीच रहते हैं, उनको वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ाते हैं, पेड़ लगाते हैं, साइकिल रखते हैं। तो ऐसे ऐसे संत पूरे भारत में हैं। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जो अमेरिका जैसे जो पूरे विश्व में ताकतवर देश है, ऐसे देशों में पढ़ाने के बाद, प्रोफेसर के बाद, और इस तरह प्रकृति की तरफ लौट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेके लाखों युवा इसकी तरफ लौटेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक छोटा उदाहरण है, लेकिन दोबारा से आदमी प्रकृति की तरफ जाने लगे हैं। वो महसूस करते हैं जैसे मनुष्य बुखार होता है, इस धरती को भी बुखार होता है।
तो इस तरह ये धरती पे बुखार होगी तो धीरे धीरे मनुष्य जो इस पे जीवित रहता है ये भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप थोड़े दिन में देखो, कुछ वर्षों में दोबारा से प्रकृति के लिए आपके आसपास वही कौवा चिड़िया वही आपको दिखने लगेंगे और दोबारा से वही वातावरण होगा। जो लुप्त हो रही हैं प्रजातियां वो वापस आएंगी। देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तमाम चीजें हैं, निष्कर्ष अगर मैं निकालूं तो यही है कि जब यहां से आप बदलेंगे, सोच अपनी बदलेंगे, तो ये पूरी धरती फिर से खूबसूरत होने लगेगी। वो तमाम चीजें, वो तमाम वृक्ष, पशु पक्षी जो लुप्त होते जा रहे हैं वो फिर वापस आएंगे, फिर आपके आसपास चहचहाएंगे, आपके कानों को जो है वो मधुर एक ध्वनि देंगे, आपको जीने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन जो है वो मिल पाएगी। लेकिन एक ही चीज ये आपसे मांगते हैं, एक ही चीज आपसे मांगते हैं, आपका साथ, आपका थोड़ा सा वक्त। जैसे आप अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं अपनी व्यस्तता के साथ, भी उसी तरीके से आपको अपनी प्रकृति के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। अगर हर शख्स जो है वो थोड़ा थोड़ा वक्त निकालेगा तो जरा सोचिए कि इस धरती के लिए कितना वक्त हो जाएगा और ये धरती अपने आप को फिर से जीवित कर पाएगी। थोड़ा सा अपने आप को थामिए, थोड़ा सा रोकिए और सोचिए कि आखिर आप किस ओर जा रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद आपको क्या हासिल होगा। या फिर जब आप उस ओर दौड़ ही रहे हैं, उस दौड़ में ही थोड़ा सा वक्त उस प्रकृति के लिए भी निकालिए जिससे आप नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं। उसको संवारते हुए चलिए, तो आपकी मंजिल पर पहुंचने पर नजारा आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। फिलहाल चर्चा द ट्रुथ में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।